मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं पर कंप्लीट की थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी स्कूलिंग में हिंदी मीडियम में की थी। उसके बाद 2010 में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू मुझे आईआईटी दिल्ली मिला था। वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से। उसके बाद 2014 में पास आउट होने के बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना है, इसलिए मैंने 2016 में वहाँ से रिज़ाइन किया और फिर मैंने अपना पूरा टाइम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाया। मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पूरी तरीके से दिल्ली में रहकर की थी। वहाँ पे मैंने फिज़िक्स ऑप्शनल लिया था अपने इस एग्ज़ाम के लिए। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मुझे 489th रैंक मैंने सिक्योर की थी। उसके थ्रू मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुआ था, जो कि मैंने 2019 में जॉइन कर लिया था। फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसके थ्रू मैंने थर्ड रैंक सिक्योर की है। ओके, सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में था। उस अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब प्रीलिम्स के मैंने मार्क्स चेक किए तो मुझे बस 98 मार्क्स आ रहे थे एंड आई वाज़ शॉर्ट ऑफ 5 टू 6 मार्क्स फ्रॉम क्लियरिंग द कट ऑफ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसी में बहुत सारी कमी है। तो जब ये रियलाइजेशन आया तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को उठाया, 2 साल के करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर करने का डिसीजन लिया और फिर मैं अपनी बस लिमिटेड सोर्सेज को मैं बार-बार रिवाइज करती थी और प्रैक्टिस करती थी ताकि मेरे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए और इसका मुझे रिजल्ट मिला था। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। कट ऑफ से शायद मुझे अप टू 15 मार्क्स मेरे ज़्यादा ही थे। तो इस हिसाब से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट किया कि कहाँ-कहाँ पे चीज़ें कम रह गई थी और उस पर काफ़ी काम किया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि बहुत सारी मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है जो मैंने नहीं की थी। और उसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट का मेरा मेंस बहुत अच्छा नहीं गया था। मेरे जीएस और एसए में काफ़ी कम मार्क्स थे। मैंने पूरी तरीके से ऑप्शनल पे फ़ोकस किया था सेकंड अटेम्प्ट में। उधर मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, पर फिर मेरा जीएस और एसए खराब हो गया था। ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम देने के बाद भी रियलाइज़ हो गई थी कि मैं उतने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाई कि मुझे आईएएस मिल जाए। ये चीज़ मैंने पहले नोट डाउन कर ली थी और जब मुझे थर्ड अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना था मेंस के लिए, उस टाइम पर मैंने एसए और जीएस के लिए काफ़ी सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किए। बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और साथ ही साथ मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो कि ऑप्शनल है, उस पे मुझे उतना ही काम करना है जितना मैंने पिछली साल किया था। तो हर साल मैं अपनी पहले की गलतियों को देखती थी, मैंने क्या किया है, इंट्रोस्पेक्शन होता था और उसके बाद उन्हीं गलतियों पे इम्प्रूव करती थी। मेरी पूरी स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा रियलाइज़ होती थी कि मुझे बहुत सारा रिविज़न करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसी के बाद मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाती हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया है। मेरा डेली का शेड्यूल मैक्सिमम 10 आवर्स पढ़ाई का होता था। उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाती थी। बेसिकली आफ्टर 10 आवर्स मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती थी। तो मैं हमेशा से पूरे जो भी मैंने 3-4 साल प्रिपेयर किया है, उसमें मेरा मैक्सिमम टाइम 10 आवर्स ही होता था। इसको मैं इस हिसाब से डिवाइड करती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये पता था कि मुझे इसमें से 3 घंटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रखने हैं। तो मैं मार्केट में टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते थे, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए मैं 3 आवर्स एवरी डे अलॉट करती थी। मेरा 1 से डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में जाता था उस टाइम पे। फिर 3 से 4 घंटे मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा कर लेती थी कि मुझे उसकी पढ़ाई करनी है। उसके अलावा फिर बाकी 1-2 घंटे या तो मैं राज्यसभा टीवी पे डिबेट्स होते हैं, मैं उसको देखती थी या फिर मैंने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करती थी। तो इस हिसाब से मेरा डेली शेड्यूल फिक्स होता था।
मेंस में यही चीज मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी कि जो पहले मैं 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए रखती थी, उसे मैं या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी या एस्से राइटिंग के लिए यूज करती थी। और मेंस के टाइम पे ज्यादा टाइम ऑप्शनल में जाता था, ये सभी को पता है, तो ऑप्शनल पे काफी फोकस रहता था। पर हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज, जो मेंस के लिए बहुत ही जरूरी पोर्शन है, उस पर थोड़ा थोड़ा अलॉट करती थी। तो इस हिसाब से मेरा सारा सिलेबस हमेशा पैरेलल में कंप्लीट होता रहता था। पर मेरा ये फोकस रहता था कि डेली मुझे न्यूज़पेपर तो करना ही है, डेली थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और डेली जो अपना सिलेबस मुझे पढ़ना है उसके लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। तो ये मेरा डेली शेड्यूल हो जाता था। ओके, तो प्रीलिम्स जो स्टेज है वो स्टूडेंट्स की फंडामेंटल नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स है, उसके बारे में आपको कितना पता है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस का उतना टेस्ट नहीं है जितना कि मेंस में होता है। तो आपको सारी फंडामेंटल नॉलेज, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सबकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, हिस्ट्री भी है, इन सबकी एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उसका आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। उसको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि उस चीज को समझना जरूरी है। तो ये सब कुछ आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कम से कम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में इसने मुझे हेल्प किया था। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो ऑलरेडी मैं 2 साल से, मतलब 1 साल मैंने पहले भी पढ़ रखा था और ये मेरा दूसरा साल था, तो इस हिसाब से 2 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड था। तो तीसरी चीज मेरी ये थी कि मुझे कम से कम पिछले 3 से 4 सालों के जो यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज का पेपर था, उसको मैंने प्रैक्टिस कर रखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस असली में एग्जाम में आते हैं और कैसे उसको सोचना पड़ता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था कि आपको कम से कम 30 से 35 आप रख लीजिए, 30 से 35 प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, ताकि आप उस माइंड सेट में हो कि मुझे 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पांचवी चीज, चौथी चीज मुझे ये लगती है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स में, और वो टैलेंट तभी डेवलप होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये मुझे लगता था और मैं हमेशा ही करके आती थी। पिछले दोनों प्रीलिम्स में जिसपे मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने 94 से 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, पर मेरे केस में ये स्ट्रैटेजी काम आती थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है रिवीजन। तो हर चीज मैं प्रीलिम्स के लिए कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करती थी, और ये तभी हो पाता है जब आप अपना पहले का मटेरियल वो लिमिटेड रखें। अगर आपको लिमिटेड चीजें रिवाइज करनी है तो आप उसको बार बार कर पाएंगे और आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। अगर हम मेंस पर आते हैं तो मेंस चेक करता है कि आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इश्यूज जो कि सिलेबस पे मेंशन्ड हैं। यहाँ पे आपके पास 4 जनरल स्टडीज का पेपर है, 2 ऑप्शनल के पेपर हैं और एक एस्से का पेपर है। तो आप जनरल स्टडीज के टॉपिक्स देखिए, बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा न्यूज़पेपर में आते हैं, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी हैं, जो आपने किताबें प्रीलिम्स में पढ़ रखी हैं, उसमें ऑलरेडी वो सब कुछ कवर्ड है। अब बस उसमें करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं, आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में समझना है, और आपको अच्छे सॉल्यूशंस बताने हैं, वे फॉरवर्ड बताना है कि आगे क्या किया जा सकता है। ये तभी डेवलप होता है जब आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाती है। इसमें मुझे ये लगता था कि इसमें मैंने टॉपिक वाइज हर जीएस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है उस पे मैं सबके ऊपर मेरे पास 1 से 2 पेजेस के नोट्स होते थे जो मैं एंड टाइम पे रिवाइज कर लेती थी। तो यहाँ पे भी मेरी यही स्ट्रैटेजी होती थी कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो पर अपनी अंडरस्टैंडिंग वाइड रखो। तो जब आपके पास क्वेश्चन फाइनल जो भी आते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते तो हर क्वेश्चन पर आपके पास इतना मटेरियल होता है कि आप 2 से 3 अच्छा आंसर लिख सके। तो हमेशा स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको बेटर आंसर लिखना है, और वो तभी होता है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने नोट्स लिमिटेड रखे हैं और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा करते रहते हो, जो कि मेरे केस में मैं हर दिन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती थी कि मुझे इसमें क्या लिखना है, मुझे इसमें कैसे सोचना है, ये क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है।
और ये समझ मेंटेन करने के लिए आपको वही अगेन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको मटेरियल रिवाइज करते रहना है जो आपका स्टडी मटेरियल है। फिर जहाँ तक ऑप्शनल की बात आती है तो हर ऑप्शनल की अपनी अलग डिमांड होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके पास लिमिटेड नोट्स होने चाहिए जो कि आप जल्दी से रिवाइज करके फाइनल जाके आप आंसर्स में लिख सके। जब ऐसे की बात आती है तो इससे में ये होता है कि आपका जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो आप ऑलरेडी जनरल स्टडीज में 4 पेपर है, आप उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, आपके पास सारी नॉलेज अवेलेबल है एक अच्छा एस्से लिखने के लिए। बस आपको ये एस्से की प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। जब मैं 2019 के एग्जाम के लिए जा रही थी उसके पहले मैंने कम से कम 10 एसेज लिखे थे और इससे मुझे एक तो टाइम मैनेजमेंट का अच्छा प्रैक्टिस हो गया था, दूसरा मुझे ये पता था कि मुझे इससे शुरू कैसे करना है खत्म कैसे करना है, तो एग्जाम के टाइम में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसका उन चीजों का यूज करके फाइनली मैंने इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे कम से कम टाइम लगे अपना सारा कंटेंट रिवाइज करने में और मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन को समझने और ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाए। फिर जब इंटरव्यू की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, तो यहाँ पर पैनल में 5 लोग बैठे होते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में अपनी नॉलेज डेवलप कर ली है, आपने मेंस में अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, अब बस इंटरव्यू में आपको उसी को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा मिरर के सामने एवरीडे कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट में प्रैक्टिस करती थी कि कोई भी क्वेश्चन आया मैं उसको कैसे बोलूंगी, मैं उसको किस तरीके से डिवाइड करूंगी अलग अलग डायमेंशंस में। ये तो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। उसके साथ ही साथ मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे जिसमें वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि 5 मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब ये स्किल आप में डेवलप हो जाती है कि आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सके 5 लोगों के साथ, तो एनीवेज आपका इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। दूसरी चीज होती है इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज। तो जब मैं मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, पर 2019 के लिए मुझे काफी सारा टाइम मिल गया था। इसमें मैंने 3 न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़े थे जो कि मेरे बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। तीन न्यूज़पेपर पढ़े थे, उसके अलावा मैंने जनरल स्टडीज का अपना पूरा मटेरियल जो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा था उसको मैंने कम से कम एक बार देख लिया था कि हर इश्यू में क्या क्या चीजें हैं। अगर इसमें से कोई भी इश्यू किसी भी मेंबर ने पूछ लिया तो उस पर मुझे नॉलेज होनी चाहिए और ये मेरी स्ट्रैटेजी काम आई थी क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में मुझसे एक मेंबर ने फिजिक्स पे कम से कम 15 क्वेश्चन किए थे और ये अच्छा हुआ था कि मैंने फिजिक्स की चीजें इंटरव्यू के पहले पढ़ रखी थी और वो मेरा डिस्कशन जो सर से हुआ था वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल मुझे लगा था एंड आई थिंक उसका मुझे बेनिफिट हुआ होगा। तो इस हिसाब से हर स्टूडेंट को अपना बैकग्राउंड पूरी तरीके से पता होना चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शनल सब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। सबसे पहला वैल्यू तो तब आती है कि ये 500 मार्क्स आपके मींस के वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स काफी हाई स्कोर करते हैं। जनरल स्टडीज और ऐसे में हर कोई उतना हाई स्कोर नहीं कर सकता, बट आप अगर टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो जनरली ऑप्शनल में उनके काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शनल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सेकेंड, इंटरव्यू में आपसे आपके ऑप्शनल के बारे में पूछते हैं तो आपको इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक मेंबर से डिस्कशन कर सके। वो भी वहां पे भी आपका ऑप्शनल काफी फ्रूटफुल होता है। तीसरी चीज जो दिमाग में रखनी है ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए ये सोचना है कि अगर आपको 2 से 3 या 4 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं इस एग्जाम में या फिर उससे ज्यादा देने पड़ते हैं तो क्या आप इतने साल तक उस ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, क्या आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप अपना दिन का 5 से 6 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ने में लगा सकते हैं। तो हमेशा ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको कितना अच्छे से कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आ रही थी ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए तो फिजिक्स एक ऐसी चीज थी जिसको लेने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि मुझे फिजिक्स कभी उतना ज्यादा पसंद नहीं था कि मैं उसको 3-4 साल लगातार पढ़ सकूं। पर जब मैंने
इवैल्यूएट किया विद रिस्पेक्ट टू इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, तो मुझे लगा कि फिजिक्स में ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड है और जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं इस ऑप्शन में काफी अच्छे से यूज कर सकती हूँ। तो मेरा ये डिसीजन काफी ज्यादा इवैल्यूएशन, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वीकनेसेस लिस्ट करने के बाद ही मैंने सिलेक्ट किया था। तो एक स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए आ रहा है उसको ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्लेवरली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो उससे एक तो मार्क्स मैक्सिमाइज कर सके, दूसरा उसका इंटरेस्ट मेंटेन रहे 3-4 सालों तक। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनफैक्ट इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रीलिम्स और जनरल स्टडीज, क्योंकि वो चीजें सबके लिए कॉमन है, तो वो तो करनी ही है आपको। अगर आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपने चूज किया है। अगर आपको कल को ये चेंज करना पड़ता है या फिर आपको लगता है कि इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर वो चीजें जो है आपको थोड़ा सा इट कैन क्रिएट अ सेटबैक फॉर यू। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ को वो मैच कर सके, तभी आप उसमें मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, जो पर्सनली मैंने भी फेस की थी, वो थी कंटेंट की, कि हम 1100 से 1200 वर्ड का कंटेंट कहाँ से लाएं। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम है तो आप अपने जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स जो हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करें, आपको सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप वो 1100 से 1200 वर्ड किस तरीके से आप उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो इसमें मैंने अपना फॉर्मूला सेट किया था, उसमें मैंने इस हिसाब से सेट किया था कि मुझे इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स का लिखना है, फिर मुझे एक लिंकिंग पैराग्राफ क्रिएट करना है जो कि 50 वर्ड्स का होगा, फिर एक बॉडी पार्ट आता है जिसमें मैं प्रॉब्लम, सोल्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगी, जो मैं 600 से 700 वर्ड में डिवाइड करूंगी। फिर मैं 100 वर्ड्स का वे फॉरवर्ड लिखूंगी और 100 वर्ड्स का कंक्लूजन। तो मेरा ये जो फॉर्मूला था ये फिक्स था, मैं कोई भी इशू लेती थी उसको इसी हिसाब से डिवाइड करती थी। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है और आप जो है अपने टॉपिक से कभी डेविएट नहीं होते। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे राइटिंग आपकी वीकनेस है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर इससे के साथ आपकी एक तो राइटिंग स्किल इंप्रूव होती जाएगी और आपको खुद भी लगेगा कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अगर 2 इससे आ जाएगा, मैं बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस हिसाब से मैं यही कहूंगी कि बार बार प्रैक्टिस करो और अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखो। पूरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रोसेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर स्टूडेंट को बहुत ही एफिशिएंटली अपना टाइम एलोकेट करना है, ताकि जो इसका बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सेम चीज इंटरव्यू पे भी एप्लीकेबल होती है। डेली मैं अपने 10 घंटे पढ़ाई करती थी, उसमें मैं 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पर मेरा जाता था, ताकि मेरा करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और उस पर मैं एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकूं, कि अगर मुझे किसी भी साइड से बात करनी हुई तो मेरे पास काफी स्ट्रांग आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 न्यूज़पेपर कवर करूंगी। उसमें से 2 न्यूज़पेपर थे वो करंट अफेयर्स के लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड थे, और तीसरा एक इकोनॉमिक्स की वाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया था और इनकम टैक्स ज्वाइन किया था। तो ये बहुत ही जरूरी था कि मुझे इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी अवेयरनेस हो। तो इस हिसाब से मैं 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पर देती थी, और फिर बाकी 5 घंटे मैंने दे रखा था कि मैं अपनी जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें हम अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑलमोस्ट मेंशन कर देते हैं, कि हमारी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या प्राइजेस मिले हैं। इन सब चीजों पे प्रिपरेशन के लिए मैं 5 से 6 घंटे देती थी। बाकी आधे घंटे से 1 घंटे मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर बोलने की करती थी। तो ये क्वेश्चन कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट ने इंटरव्यू दे रखे हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट आपको अवेलेबल है, आप कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चंस उठाइए और प्रैक्टिस करिए। तो आपका टाइम इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही एफिशिएंटली एलोकेटेड होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि कितने टाइम में आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
ऑनेस्टली मैं कोई टाइम लिमिट नहीं बता सकती कि आप 1 महीने में या 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो इंटरव्यू है ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है और आपकी पर्सनालिटी काफी टाइम से डेवलप हो चुकी है, आपको बस उसको रिफाइन करनी है, आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं। तो आप अपने टाइम का बहुत एफिशिएंटली यूज करो और वो चीजें पढ़ो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसके बेसिस पर उसका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। और इसमें आपकी एजुकेशन की डिटेल्स होती हैं, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होती हैं, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, आपने क्या लीडरशिप पोजीशन होल्ड करी है उसकी डिटेल्स होती हैं। इन सब चीजों में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप वही चीजें मेंशन करें जो आपने पहले कर रखी हैं, क्योंकि एक तो कई सारे मेंबर्स, कई सारे इंटरव्यू पैनल्स आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे आपने एक एनजीओ में पार्टिसिपेट किया है तो वो एनजीओ कहाँ था, आपको घर से वहां तक जाने में कितना टाइम लगता था, कितना डिस्टेंस होता था। ये सब जो रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं ये आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपने वो एक्चुअली किया हो और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपके लिए ट्रैप क्रिएट कर सके। दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी चीज को एक्यूरेटली मेंशन किया है तो आप उस पर कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। तीसरा, अगेन आप अपनी आंसर्स में ऑनेस्टी तभी मेंटेन रख पाएंगे जब आपने सब कुछ एक्यूरेट कर रखा है। और ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट का। वहां पे एनीवेज वो आपका एक तो एथिकल डायमेंशन भी चेक कर रहे होते हैं, दूसरा आपकी नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। तो पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशन एक साथ मेंबर्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वही चीजें मेंशन करें जिस पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। ये चीजें ध्यान में रखकर आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स में हर सब्जेक्ट के लिए मेरी एक स्टैंडर्ड बुक थी जिसको मैं पूरी तरीके से याद करती थी। तो मैं उन बुक्स का नाम आप सबको बताना चाहूंगी। सबसे पहले पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मैंने बस एक ही किताब पढ़ी है, लक्ष्मीकांत। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक मैंने पढ़ी थी। एनवायरनमेंट के लिए शंकर की किताब पढ़ी है। इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की बुक है, वो एक किताब मैंने पूरी तरीके से पढ़ी थी। और इकोनॉमी को मैंने बाकी करंट अफेयर से कवर कर लिया था। उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया की बुक से किया है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा वैसे भी साइंस में बैकग्राउंड था तो ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इसको मैंने पूरी तरीके से करंट अफेयर से कवर किया है। फिर कई सारे पार्ट्स आते हैं जैसे जनरल स्टडीज में गवर्नेंस का पोर्शन है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन है, सिक्योरिटी की चीजें हैं। तो ये सब चीजें करंट अफेयर से मैंने कवर कर ली थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की 11th और 12th की किताब है, बस मैंने इन्हीं दो किताबों को पूरे प्रिपरेशन के टाइम में बस इन्हीं दो बुक्स को रेफर किया है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड थे कवर्ड हो गए हैं और सबके लिए यही मेरी स्टैंडर्ड बुक्स थी। फिर मैंने अगेन बताया कि पहले भी बता दिया है कि करंट अफेयर्स मैं पिछले 2 साल का प्रिपेयर करती थी, उसके लिए मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, साथ ही एक आप कोई भी अच्छी करंट अफेयर्स की मैगजीन रेफर कर सकते हैं। मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा हेल्प तो मेरे पेरेंट्स ने ही की थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियल हो या फिर मुझे पढ़ाई का मन नहीं होता था या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ही एग्ज़ाम में कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पेरेंट्स ही थे जो मुझे मोटिवेट करते थे और मुझे बताते थे कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा फेथ मेरे अंदर मुझ पे मेरे माता पिता का ही था। तो जब पहली बार मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी तो इन्होंने ही मुझे वापस से पुश किया था कि तुम्हें 1-2 बार तो और प्रिपेयर करना ही है। उस टाइम पे बिल्कुल ऐसी स्टेज आ गई थी कि शायद मैं नहीं कर पाती। दूसरा, मेरे भाई बहन ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। वो भी दिल्ली में ही रहते थे, तो मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई, मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, मुझे कोई भी काम कराना होता था तो ये लोग हमेशा आ जाते थे ताकि मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। तीसरे मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी ज्यादा गाइड किया है इस एग्जाम के लिए। उन्होंने मेरी ऑप्शनल हेल्प
ऑप्शनल सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। वो मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन आंसर करते थे ताकि मेरी प्रिपरेशन बेटर हो जाए। जब भी मुझे डर लगता था तब भी वो मुझे बताते थे कि किस तरीके से आगे काम करना है। जब मेंस के लिए मैं सेकंड अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करती थी। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर आई थिंक उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैंने अपने आईआईटी के 4 सालों में भी एनएसएस जो कि नेशनल सर्विस स्कीम है, उसके थ्रू काफ़ी सारे एनजीओज़ और काफ़ी सारे समाज सेवा के कार्यों में मैं पहले भी लगी हुई थी। वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन की फ़ील्ड में कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में अभी भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी लो है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे अभी भी एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम करना है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अब फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होगा, तो मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे बहुत जरूरी लगता है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं को हमारे यहाँ अभी भी एजुकेशन की उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उनकी सेफ्टी का इश्यू है। तो ये सब और उसके अलावा उनका एम्प्लॉयमेंट का भी इश्यू है कि बहुत सारी महिलाएं अभी भी हमारे देश में फॉर्मल जॉब्स में नहीं हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन पर मैं अभी भी आगे जाकर काम करना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्रोसेस इतना लंबा है, तैयारी का प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है कि बच्चे कभी-कभी डिस्करेज हो जाते हैं, वो अपना मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एंग्जायटी की प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें मैंने भी पर्सनली फेस की हैं। तो इनमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आपको उतनी ही कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपसे तभी होगा जब आप अपना गोल और मोटिवेशन काफ़ी क्लियर रखेंगे। आपको दिमाग में आईएएस के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन कम करने हैं। सोशल मीडिया से प्रेज़ेंस मैंने कंप्लीटली ख़त्म कर दी थी ताकि किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन मेरे दिमाग में ना रहे और मेरा गोल जो है बस वही पूरी तरीके से दिमाग में हो। दूसरा, आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे पब्लिक की सेवा करनी है और मुझे एजुकेशन और ये वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में काम करना है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मैं काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। तीसरा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिविज़न और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं अगेन हर किसी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ मत पढ़िए, वरना आप इतना अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे और आप जब अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाते तो एग्ज़ाम के पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है। ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है। तो हर रिवीजन के साथ आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि आपको लगेगा कि इस बार तो मैं कर ही लूँगा। तो वो चीज़ लाने के लिए आपको हमेशा रिवीजन और प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों की या टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आप कॉपी पेस्ट मत करिए। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर आप कहीं पर किसी स्टेज पर रुक भी जाते हैं कि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए या मेंस नहीं अच्छे नंबर आए या इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई है, क्या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम रह गई है और उस पर काम करिए। हर साल आप इस तरीके से अगर इम्प्रूव करते गए तो ये गोल इतना भी दूर नहीं है जितना अभी लग रहा होगा। तो हमेशा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है और आपको इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है। हर स्टेज पर जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, हमेशा सोचते रहिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है और उस पर काम करते रहिए। आप डेफिनिटली अपना गोल अचीव कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जागरण जोश।